दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इंश्योरेंस एग्ज़ाम को लेकर के जो है वीडियो आपके लिए पहुँचा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें कि आप अगर जो इंश्योरेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और उसमें किसी कारणवश आप उस एग्ज़ाम को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जगह पर आप किस तरह से आप इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं। विदाउट एग्ज़ाम दे कर के अपना कोड ले सकते हैं और सभी इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी जो है आप सेल कर पाएँगे। चाहे वो हेल्थ हो या जनरल इंश्योरेंस के तहत किसी भी बाइक या टू व्हीलर या फोर व्हीलर इंश्योरेंस करना हो या आप जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करना चाह रहे हों। सभी प्रकार की पॉलिसी आपको उस कोड पे मिलेंगी। तो इस वीडियो को मैं बहुत जल्द आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो इसलिए अभी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अप्रत्याशित घटनाओं से बचाव के लिए आप निम्न में से क्या अनुशंसा करेंगे। जो अप्रत्याशित घटनाएँ होती हैं, यानी कि जो आप नहीं समझ पाते हैं कि अचानक कोई घटना घटित हो जाती है, उसके बचाव के लिए आप जो है निम्न में से क्या करना चाहेंगे? बीमा लेना चाहेंगे या बैंक एफडी जैसे लेन-देन संबंधी उत्पाद लेंगे या शेयर लेंगे या ऋण पत्र लेंगे? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपने आंसर भी टिक कर लिया होगा, इसका ए आंसर है यानी बीमा। तो अप्रत्याशित जो घटनाएँ होती हैं उससे बचाव के लिए हम सिर्फ़ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, है ना? आकस्मिक जो घटनाएँ घटित हो जाती हैं उसके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वित्तीय योजना शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? ये आपको बताना है। ए पहला ऑप्शन हमारा है सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद में आप जो है वित्तीय योजना शुरू करेंगे, या बी दूसरा ऑप्शन है जैसे ही किसी को अपना पहला वेतन मिलता है तो वो अपनी जो वित्तीय योजनाएं जो भी शुरू करना चाह रहा है वो अपने शुरू कर सकता है। तीसरा ऑप्शन हमारा है शादी के बाद वो वित्तीय योजनाएं शुरू कर पाएगा। चौथा ऑप्शन है जब कोई अमीर हो जाता है तब वो वित्तीय योजनाएं शुरू करता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही आप किसी को अपना पहला वेतन मिलता है तो वहाँ से ही वो अपनी वित्तीय योजनाओं को शुरू कर सकता है ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा नियोजन का उद्देश्य है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कर नियोजन का उद्देश्य है। यहाँ पे कर नियोजन है, खाली नियोजन नहीं है। उसका उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है। पहला हमारा ए ऑप्शन है अधिकतम कर लाभ। दूसरा ऑप्शन हमारा विवेकपूर्ण निवेश के परिणाम स्वरूप कम कर का बोझ। तीसरा ऑप्शन हमारा कर की चोरी और डी ऑप्शन हमारा है कर टूटने का पूरा फायदा। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है, तो नहीं है के तहत हम अपना जो आंसर देंगे वो कर की चोरी के लिए लगाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आक्रामक जोखिम वाले व्यक्ति के पास एक आक्रामक जोखिम वाले व्यक्ति के पास धन निवेश शैली का पालन करने की संभावना है, यानी कितनी संभावना निवेश करने की होगी उसका। तो ए ऑप्शन हमारा है समेकन, दूसरा है उपहार देना, तीसरा है संचय और चौथा है खर्च। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा, एक आक्रामक जोखिम वाले व्यक्ति के पास धन निवेश शैली का पालन करने की संभावना जो रहती है वो सी ऑप्शन रहेगा, यानी संचय निवेश शैली का पालन करने की संभावना जो है वो रहती है। ठीक है। तो इसका सी आंसर आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा धन संचय उत्पाद है? ये आपको बताना है। धन संचय उत्पाद के रूप में, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना है सही से और इसका आंसर लगाना है सही ढंग से। तो आप लोग मन में सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ए बैंक ऋण,
दूसरा शेयर, तीसरा टर्म बीमा पॉलिसी और चौथा बचत बैंक खाता। यानी धन संचय उत्पाद है, ये आपको बताना है। देखिए, धन संचय के नाम से ज़ाहिर-सी बात है आप सभी लोगों ने जो भी सोचा है वो मेरी समझ से आपने डी आंसर सोचा होगा, यानी बचत बैंक खाता, धन संचय का नाम पढ़ कर के। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि धन संचय तो यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं रहेगा, धन संचय उत्पाद है यानी प्रोडक्ट, ठीक है? उससे रिलेटेड है ये। तो धन संचय उत्पाद कह रहा है, ना कि धन संचय के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर धन संचय उत्पाद, तो जो आपका आंसर रहेगा, वो रहेगा हमारा बी ऑप्शन यानी शेयर है। क्योंकि उसमें अलग-अलग तरह के जो कंपनियाँ होती हैं उसकी पॉलिसी जो आप शेयर खरीद सकते हैं, तो वो उत्पाद ही कहे जाएँगे। तो धन संचय उत्पाद पूछ रहा है, केवल धन संचय अगर कहता तो हम बचत बैंक एफडी खाता को हम टिक कर सकते थे, ठीक है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है बचत की 2 निर्णयों के सम्मिश्र के रूप में माना जा सकता है। यानी बचत के 2 निर्णय सम्मिश्र के रूप में, यानी दोनों को जोड़ करके उसको देखा जा सकता है। तो नीचे दी गई सूची से आपको चुनना है। ए ऑप्शन हमारा है जोखिम प्रतिधारण और कम खपत। बी ऑप्शन है उपहार और संचय। सी ऑप्शन है हमारा खर्च और संचय। डी ऑप्शन हमारा है खपत का स्थगन और तरलता के साथ विदाई। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, यानी खपत का स्थगन और तरलता के साथ विदाई। यानी बचत की 2 निर्णय के सम्मिश्र के रूप में माना गया है। यानी खपत का स्थगन, यानी जब हम बचत करेंगे तो उसकी खपत यानी उसका हम कहीं भी उसको खर्च नहीं कर सकते हैं, वो स्थगित हो जाएगा। और तरलता के साथ विदाई, यानी जब हमारी ज़रूरत लगेगी तो उसको हम लिक्विडिटी भी रहेगी, उसको हम कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जीवन के किस चरण के दौरान किसी व्यक्ति की पिछली बचत सबसे ज़्यादा होगी? जीवन के किस चरण के दौरान किसी व्यक्ति की पिछली बचत सबसे ज़्यादा होगी, वो आपको बताना है। ए ऑप्शन हमारा है सेवानिवृत्ति के बाद में। बी अर्जक, यानी वो अर्ज करता रहे। सी सिखाने वाला। और डी हाल में शादी हुई है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, यानी सेवानिवृत्ति के बाद में। जीवन के किस चरण के दौरान व्यक्ति की पिछली बचत सबसे ज़्यादा होगी, यानी रिटायरमेंट के बाद में उसकी बचत सबसे ज़्यादा हो पाएगी, उससे पहले ही, ठीक है? बाद में नहीं, उसके पहले होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवेश क्षितिज और रिटर्न के बीच क्या संबंध है, वो आपको बताना है। निवेश क्षितिज और रिटर्न के बीच में, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ए दोनों बिल्कुल संबंधित हैं कि नहीं है, यहाँ पे नहीं है ए में। बी में देखते हैं बड़ा निवेश क्षितिज तो बड़ा रिटर्न होगा। सी ऑप्शन है जितना बड़ा निवेश होगा क्षितिज तो उतना छोटा ही रिटर्न मिलेगा। डी ऑप्शन जितना बड़ा निवेश क्षितिज होगा तो रिटर्न पर ज़्यादा कर लगेगा। तो यहाँ पर हम बात करें अगर निवेश क्षितिज और रिटर्न के बीच संबंध क्या है, तो यहाँ पर बड़ा निवेश जितना होगा और बड़ा रिटर्न ही हमको उतना मिलेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही रहेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लेन देन उत्पादों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा लेन देन उत्पादों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है? ए बैंक के जमा। बी जीवन बीमा। सी शेयर। और डी है बॉन्ड। तो क्वेश्चन को हम एक बार फिर रिपीट करना चाहेंगे कि कौन सा लेन देन उत्पादों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन अभी लगभग एक दो क्वेश्चनों से पहले आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने उत्पाद का नाम लिया था, तो वो उत्पाद जो रहेगा वो आपका सी ऑप्शन जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पर जो है मेरी समझ से सी रहना चाहिए था, बट यहाँ पे आंसर इसका बैंक के जमा आ रहा है। निम्न में से क्वेश्चन को फिलहाल हम एक बार फिर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा लेन देन उत्पादों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।
तो बैंक के जमा, जीवन बीमा, शेयर और बॉन्ड। तो मेरी समझ से यहाँ पर शेयर होना चाहिए था, अगर पिछले क्वेश्चन की तरह से। फ़िलहाल इस क्वेश्चन को मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, इसको आप एक बार क्लियर कर लीजिए, ठीक है? तो कहीं और से गूगल कर सकते हैं आप इसको, तो इसका आंसर क्लियर कर दीजिएगा। और अभी फ़िलहाल मुझे भी इसका क्लियर अगर आंसर हो जाता है, तो मैं आपको ज़रूर जो है मेल के ज़रिए या जो अपने कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर क्लियर कर दूँगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा आकस्मिक उत्पादों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? आकस्मिक उत्पाद, ठीक है? जैसे कि पहले क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की थी कि जो अचानक या अप्रत्याशित जो घटनाएँ हो जाती हैं, उसके लिए हम जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है? उनसे बचने के लिए। तो यहाँ पर वही चीज़ है, आकस्मिक उत्पादों के अंगत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? जीवन बीमा रहेगा, ठीक है? यानी बी आंसर जो है वो इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन-सा धन संचय उत्पादों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है जो अभी मैंने पिछली बार बताया था, इनमें से कौन-सा धन संचय उत्पादों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर देखिए, ये क्वेश्चन मेरी समझ से रिपीट हुआ है, ठीक है? तो इसका फ़िलहाल हम देख लेते हैं, इसका आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा डी ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेयर रहेगा, ठीक है? तो रिपीट हुआ है, तो उसका जो मैं अभी आंसर मैंने आपको कन्फर्म नहीं किया था, वो आंसर इसका शेयर ही होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यानी यहाँ पर आपको भरना है कि किस समय की अवधि में एक अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं की कीमतों के समान स्तर में वृद्धि होती है, ये आपको बताना है। तो अपस्फीति में, मुद्रास्फीति में, तीसरा है मुद्रास्फीति जनित मंदी में और चौथा ऑप्शन हमारा है अति मुद्रास्फीति में। तो अगर हम इसका जो आंसर देखें, तो इसका अति मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति इन दोनों में से है। इसका बी आंसर मैंने राइट किया हुआ है, बी आंसर इसका सही है। यानी मुद्रास्फीति समय की अवधि में एक अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है? जब मुद्रास्फीति होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा विवेकाधीन आय को अधिकतम करने की रणनीति नहीं है? विवेकाधीन जो आय है को अधिकतम करने की रणनीति नहीं, उसको हम बढ़ाने की रणनीति नहीं है, ये आपको बताना है। ऋण पुनर्गठन, ऋण अंतरण, निवेश पुनर्गठन या डी ऑप्शन हमारा है बीमा खरीद। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका आंसर सही है। विवेकाधीन आय को अधिकतम करने की रणनीति नहीं है, यानी बीमा खरीद, ठीक है? तो ये थे हमारे आज के 13 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।